अस्सलाम वालेकुम। अतीकुर रहमान शेख आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ हमेशा की तरह आप सब खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब को अपने हिफ्ज़ मान में रखे, आपके बड़ों बड़ों को दराज़ उम्र बिल खैर अता फरमाए। आज हमारा जो टॉपिक है वो है एड़ियों के फटने के बारे में कि इसकी क्या काजेज़ हो सकती हैं, इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं, इसकी क्या अलामात हैं और किस किस्म की जो बीमारियां हैं, किस किस्म के लोगों में बीमारियों की वजह से एड़ियों के फटने के जो इश्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा देखने को आते हैं, या समटाइम हाथों के फटने के, हाथों की जिल्द के क्रैक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा देखने को आते हैं। लेकिन आज हम लोग स्पेसिफ़िकली बात करेंगे एड़ियों के फटने के बारे में। तो एड़ियों की जो वजूहात हैं, जो काजेज़ हैं, वो बहुत इसकी काजेज़ हो सकती हैं। इसको स्पेसिफ़िकली वन बाय वन हम एड़ियों के फटने की वजूहात पे डिस्कस करेंगे और आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि आपने किन किन चीज़ों से परहेज़ करनी है, किन किन चीज़ों से आपने बचना है, जिससे आप अपने पाँव की हेल्थ को दुरुस्त कर पाएंगे और अपने पाँव की एड़ियों को फटने से रोक पाएंगे। एड़ियाँ फटने की बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। जो इसमें स्पेसिफिकली जो मेन एक रीज़न है उसमें जो हमारी ख़वातीन हैं बिलखुसूस, वो घरों में रहते हुए ड्रेसेस वॉश करती हैं, बहुत देर तक पानी में रहती हैं, पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं जिसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के डिटर्जेंट्स होते हैं, सर्फ वगैरह इस्तेमाल करती हैं जिसके अंदर बहुत तेज़ केमिकल इस्तेमाल हुए होते हैं। उसके अलावा डिफरेंट टाइप्स के साबुन, सोप्स वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं जिसकी वजह से उनके पाँव पर मुसलसल पानी लगने से, सर्फ वाला हो या साबुन वाला हो या उसके अंदर मिले जो केमिकल्स हैं उनकी वजह से हो, तो ऐसी औरतों के जो पाँव की एड़ियां हैं वो बहुत ज़्यादा डैमेज होती हैं, उनकी एड़ियां फटती हैं और उनके एड़ियों के मांस में क्रैक्स दिखाई देते हैं। लिहाजा ऐसी ख़वातीन को हम सख्ती के साथ मना करते हैं कि वो अपने पाँव को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि वो पानी से अपना बचाएं। फिर वो क्वेश्चन करती हैं कि डॉक्टर साहब ये कैसे मुमकिन है, जब हम घर में रहते हुए कपड़े वॉश करती हैं तो हमारे पाँव तो डेफिनेटली जो है वो पानी में जाएंगे या पानी के अंदर ही रहेंगे, तो इससे हम किस तरह से बच सकती हैं। इसके जवाब में हम अपने पेशेंट्स को या ऐसी ख़वातीन को रिकमेंडेशन करते हैं या एडवाइस करते हैं कि आप कोशिश करें कि आप कोई ऐसे बंद शूज़ इस्तेमाल करें, कैनवस शूज़ यूज़ करें, कोई जॉगर्स यूज़ करें या ऊंची एड़ी वाली कोई जूती यूज़ करें, या आप अगर चप्पल ही यूज़ करें तो उसके साथ प्लास्टिक कवर जो है उसको आप अपने पाँव के ऊपर रोल करें, उसको लपेटें, उसके ऊपर आप एक सॉक्स पहनें जिसको हम मोज़ा भी बोलते हैं। मोज़ा जो है वो बेसिकली चमड़े का मोज़ा होता है। मोज़ों से पानी जो है वो आपकी जिल्द तक नहीं पहुंच पाता, लिहाजा हम अपनी ख़वातीन को जो है वो मोज़े इस्तेमाल करने को बोलते हैं, जिससे बहुत कसीर तादाद में हमें फिर लेडीज़ आके कहती हैं कि डॉक्टर साहब हमारा ये जो मसला है वो पानी से बचाव से ही हल हो गया। अब दूसरी जो मेन जो कॉज है, मेन रीज़न है, जो वजह है, हमारे मज़दूर भाई, बिलखुसूस हमारे मज़दूर भाइयों का जो एक तबका है, इनकी बात बहुत कम करते हुए लोग दिखाई देते हैं। डॉक्टर हजरात, हुक्मा, तबीब हमारे मज़दूर भाइयों की बात करते हुए शायद हिचकिचाते हैं या उनका ज़िक्र उनको याद नहीं रहता। मैं बिलखुसूस अपनी वीडियोस के अंदर या अपने ट्रीटमेंट्स के अंदर अपने मज़दूर भाइयों को बिलखुसूस याद रखता हूं और उनके जो डेली की जो एक्टिविटीज़ की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं या डेली के जो उनके इश्यूज़ हैं, मैं उनको काफ़ी हद तक उजागर करता हूं और उनकी वन बाय वन जो है डेप्थ में एक स्पेसिफिकेशन जो है वो लोगों के साथ शेयर करता हूं, ताकि मज़दूर भाइयों की जो डेली की जो मुश्किलात हैं, उनकी एक हार्ड लाइफ है, उसके बारे में जो है वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट हो सकें। हमारे जो मज़दूर भाई हैं वो बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शन में
या सम टाइम वो कोई ऐसी रोड कंस्ट्रक्शन में या किसी भी टाइप की किसी कंस्ट्रक्शन में जब वो इन्वॉल्व होते हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं, तो उनको डस्ट के बहुत ज़्यादा जो हैं वो सिम्टम्स फेस करना पड़ते हैं। डस्ट एलर्जी के बहुत ज़्यादा उनके अंदर कॉम्प्लिकेशंस देखने को आती हैं और उनकी जिल्द काम करने की वजह से ईंटें उठा उठा कर, मट्टी उठा उठा कर या बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग करने से उनकी जो जिल्द है वो बहुत ज़्यादा थिक हो चुकी होती है, बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुकी होती है। उनका मांस जो है एक आम आदमी की निस्बत बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुका होता है। लिहाजा हमारे मज़दूर भाइयों का जो पाँव और हाथ हैं या जिस्म के दूसरे अज़ा हैं, उनका मांस फटने का जो क्रैक्स आने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। लिहाजा हमारे मज़दूर भाइयों के जो पाँव की एड़ियाँ हैं, ये सबसे ज़्यादा मज़दूर भाइयों की पाँव की एड़ियाँ वो क्रैक्स होती हुई दिखाई देती हैं। उनके अंदर सम टाइम तो हमारे पास ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं जिनकी मज़दूर भाइयों की एड़ियों से ब्लड भी जो है वो निकल रहा होता है। ऐसी सूरत में हम उनकी कुछ मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं, उनके कुछ टेस्ट करवाते हैं कि आया ये जो इनके पाँव की एड़ी में से ब्लड जो है वो निकल रहा है तो इसकी क्या वजूहात हैं, क्या इसके पीछे कोई मेडिकल कोई इशू तो नहीं। सारी उनकी मेडिकल हिस्ट्री लेने के बाद फिर हम देन उनको ट्रीट करते हैं, उनको कोई रिकमेंडेशन देते हैं, उनको कुछ एडवाइस करते हैं। लिहाजा इसके बाद तीसरी जो मेन कॉज है वो ये है कि हमारे जो बच्चे हैं बिलखसूस या हमारे मर्दो ख़वातीन हैं, वो घरों में चिप्स या फ़र्श उनके घर में होता है, वो अपने घरों में चिप्स या फ़र्श को टाइल्स को अच्छी तरह वॉश करने के बाद कंफर्टेबल फ़ील करते हैं। वो अपने घर में नंगे पाँव ही चलने फिरने में आसानी महसूस करते हैं। लिहाजा ऐसे पेशेंट्स को भी बहुत ज़्यादा तादाद में देखने में आया है कि उनको पाँव की जो डिजीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा उनमें पाई जाती हैं। लिहाजा जो ख़वातीन, मर्द हजरात या बिलखसूस इसमें बच्चों की तादाद एक बहुत ज़्यादा देखने में आती है। बच्चे घरों में नंगे पाँव चलते हैं, फ़र्श के ऊपर, टाइल्स के ऊपर नंगे पाँव चलने के आदी हो चुके होते हैं, जिसकी वजह से ज़मीन की हार्डनेस की वजह से बच्चों का बिलखसूस क्योंकि मांस नरम होता है तो उनके पाँव की एड़ियाँ फटने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। या औरतों के अंदर भी नंगे पाँव घर की एक्टिविटीज़ करते हुए ज़मीन की सख्ती की वजह से एड़ियाँ जो हैं वो डैमेज होती हुई दिखाई देती हैं। लिहाजा ये कुछ सिम्टम्स थे जो हमने आपके साथ शेयर किए। इसके अलावा चंद बीमारियों की अगर बात की जाए तो उसमें सबसे पहले जो है वो शुगर है। जिन पेशेंट्स को शुगर है, शुगर वाले पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा क्योंकि हार्मोन्स की डिस्टर्बेंस के इश्यूज़ होते हैं, पेशेंट्स की जो हैं वो रेड सेल्स बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनको मांस की या पूरी बॉडी में बिलखसूस एड़ियों की बात की जाए तो एड़ियों के अंदर ब्लड की सर्कुलेशन प्रॉपर ना होने की वजह से एड़ियाँ फटने के जो इश्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा देखने को आते हैं। लिहाजा ऐसे जो पेशेंट्स हैं हम उनकी सबसे पहले शुगर को कंट्रोल करते हैं। अगर इंसुलिन में पेशेंट्स चले गए हैं तो उनको इंसुलिन से कोशिश करते हैं कि जल्द अज जल्द ट्रीटमेंट के बाद उनकी इंसुलिन छुड़वाई जाए, उनकी शुगर को कंट्रोल किया जाए। देन हम उनकी एड़ियों की जो है वो ट्रीटमेंट उनसे शेयर करते हैं। इसके अलावा प्री डायबिटिक के जो पेशेंट्स हैं जिनके अंदर डायबिटिक इश्यूज़ हैं, जिनके अंदर ब्लड प्रेशर के कोई इश्यूज़ हैं, ऐसे पेशेंट्स को भी जो है वो बहुत ज़्यादा हार्मोन्स की डिस्टर्बेंस की वजह से या उनके बॉडी के अंदर जो रेड सेल्स हैं, वाइट सेल्स हैं, उनके बहुत ज़्यादा कम होने की वजह से उनके हार्मोन्स सही तरह से बॉडी में सर्कुलेट नहीं करते, ब्लड जो है प्रॉपर उनकी बॉडी में सर्कुलाइज नहीं होता, जिसकी वजह से उनकी एड़ियों में बिलखसूस क्रैक्स वगैरह डलने के या एड़ियाँ फटने के या सम टाइम एड़ियाँ फटने के बाद उनकी एड़ियों से ब्लड जो है वो निकलने की जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। ऐसे पेशेंट्स को भी हम सबसे पहले उनकी डायबिटिक इश्यूज़ को कंट्रोल करते हैं, देन उनके साथ हम ट्रीटमेंट शेयर करते हैं।
इसके अलावा जो थायराइड या हाइपोथायराइड के जो पेशेंट्स हैं उनमें भी बिलखसूस एड़ियाँ फटने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उनकी जो है वो जिल्द बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुकी होती है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आ चुकी होती है, जिसकी वजह से उनकी एड़ियाँ बिलखसूस फटने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और सम टाइम उनकी एड़ियाँ क्रैक्स होने के बाद उनमें से ब्लड जो है वो भी निकलना स्टार्ट हो जाता है। लिहाजा इनका भी सेम हम सबसे पहले थायराइड कंट्रोल करते हैं, देन हम उनको जो है आगे ट्रीटमेंट सुजेस्ट करते हैं। इसके अलावा जिन पेशेंट्स को किसी किस्म का कोई कैंसर है या जिन पेशेंट्स को किसी किस्म की कोई ऐसी अर्थराइटिस या ओस्टियोआर्थराइटिस या रोमाटाइड अर्थराइटिस के कोई इश्यूज़ हैं, ऐसे पेशेंट्स में भी ये जो एड़ियाँ फटने के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा देखने को आते हैं। हमारे पास बहुत ज़्यादा तादाद में अर्थराइटिस के पेशेंट आते हैं जिनको ना सिर्फ जॉइंटस होता है, जॉइंट्स के अंदर पेन होती है, बल्कि साथ साथ उनके हाथ और पाँव का जो मांस है, जो टिश्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा डैमेज होते हुए दिखाई देते हैं। उनकी एड़ियाँ बिलखसूस फटती हैं और उनकी एड़ियों के जो मांस है उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्रैक्स देखने को आते हैं। लिहाजा ऐसे पेशेंट्स को हम सबसे पहले उनका जॉइंटस और उनकी जो अर्थराइटिस हो या ऑस्टियो अर्थराइटिस हो या रोमाटाइड अर्थराइटिस हो, इन तीनों चारों चीज़ों को हम पहले कंट्रोल करते हैं। उसके बाद देन हम उनकी जो है वो एड़ियाँ रिपेयर करने के लिए उनको कुछ सजेशंस करते हैं, उनको कुछ रिकमेंडेशन देते हैं, फिर देन हम उनकी एक प्रॉपर वे में एक ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए स्पेसिफिकली तो जिन पेशेंट को यूरिक एसिड के कोई इश्यूज़ हैं या कोलेस्ट्रॉल के कोई इश्यूज़ हैं, ऐसे पेशेंट्स में भी ये बहुत ज़्यादा बॉडी की ड्राइनेस के, स्किन ड्राइनेस के और बिलखसूस एड़ियों के अंदर क्रैक्स डलने के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा तादाद में देखने को आते हैं। लिहाजा ये जो यूरिक एसिड है, कोलेस्ट्रॉल है, आपकी जो कैलोरीज़ हैं इनके डिस्टर्ब होने की वजह से आपकी बॉडी में यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल की जो मिकदार है वो ज़्यादा हो जाती है। और बिलखसूस ये बहुत ही अहम एक सिम्टम है जो कि सबसे ज़्यादा तादाद में पेशेंट्स के अंदर देखने को आता है, यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल। लिहाजा आप अपनी कैलोरीज़ को, अपनी फूड को, न्यूट्रंस ले रहे हैं, इनको आपने अपनी डेली की फूड में, डेली की खुराक में आपने कंट्रोल करना है। आपने किसी किस्म की कोई ऐसी बादी चीज़ें या किसी किस्म का जो जंक फूड हैं, बेकरी आइटम्स हैं या बहुत ज़्यादा बाहर के खाने हैं, तली ठंडी मीठी चीज़ें, इनसे आपने प्रॉपर परहेज़ करना है। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम आपको 1 बाय 1 स्पेसिफिकली हर किस्म की बीमारियों के बारे में ये हम डेप्थ के अंदर आपको डिटेल शेयर करेंगे कि कौन सी ऐसी एहतियात है, कौन सी ऐसी परहेज़ है जिसको करने से आप अपनी इन बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं। ना सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं बल्कि आप अपनी एड़ियों को फटने से भी बचा सकते हैं। लिहाजा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इस वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें, मुकम्मल देखा भी करें और आपके इर्द गिर्द जिन लोगों के साथ इस तरह की कोई कॉम्प्लिकेशंस पाई जाती हैं उन लोगों के साथ इस वीडियो को सदका जारिया समझकर शेयर भी किया करें, ताकि उनका किसी ना किसी तरह से भला हो सके, उनकी हेल्प हो सके। और अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं, आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमें मैसेज कर सकते हैं, या अगर आप हमारे नंबर पे हमसे बात करना चाहते हैं, नीचे दिए गए हमारे नंबर पर आप राब्ता कर सकते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम आप लोगों की, अपने साथियों की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकें, आपके तमाम मैसेजेस का रिप्लाई कर सकें, क्योंकि मैसेजेस का बहुत ज़्यादा एक बर्डन होता है, हज़ारों की तादाद में मैसेजेस होते हैं। सब मैसेजेस का रिप्लाई देना एक नामुमकिन बात होती है, इम्पॉसिबल होता है, लेकिन फिर भी हमारी टीम अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर इसके ऊपर एक वर्क कर रही होती है और कोशिश हम करते हैं कि हर पेशेंट की बात का जवाब दिया जाए, रिप्लाई दिया जाए। लिहाजा आप हमसे 24/7 बात कर सकते हैं और अपने मसाइल जो हैं शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।